हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए मेक आईएएस की टेस्ट लगा रहे हैं। आज का हमारा तीसरा टेस्ट लग रहा है, जिसमें आज हम पॉलिटी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चनों की जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। छोटा सा अपडेट है कि हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, और इस ऐप पर आपको क्या मिलेगा, जितनी भी टेस्ट आपकी हमने चालू कर दिया है, जैसे मेक आईएएस, दृष्टि, ध्येय, संस्कृति, जीएस वर्ड, इन सभी की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है, हमारे ऐप पर चले जाना है। वहां से आप लोग जो है पीडीएफ विद सॉल्यूशन के डाउनलोड जो है कर पाओगे। प्रॉपर तरीके से आपको एक ही ज्वाइन करने के बाद जो है सभी कोचों की टेस्ट एक ही जगह पर मिल जाती है पीडीएफ फॉर्म में, जिसका प्रिंट आउट वगैरह भी जो है निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई परेशानी, कोई टेंशन हो तो आप लोग जो है कमेंट एक बार कर देना, या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात की जाएगी। पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कवर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं। पहला कथन कहता है कि नागरिकता नागरिकों की आपसी संबंधों को दर्शाती है। क्या कह रहा है? नागरिकता नागरिकों की आपसी संबंधों को दर्शाती है। क्या ये सही है? भाई बात तो सही कह रहा है। नागरिक अपने राज्य के अधिकार प्राप्त करने की आशा करते हैं, है ना? तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कथन कहता है, नागरिकों को देश की संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी की माना जाता है, मतलब न्यासी ट्रस्टी भी माना जाता है। तो इसके अलावा नागरिकों को देश की संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और ट्रस्टी न्यासी भी माना जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन तो यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्या लिखेगा? सी वाला सही हो जाएगा। नागरिकों की नागरिकता की पहचान उनके राष्ट्र से होती है। एक बार रखना है, किससे होती है? राष्ट्र से होती है नागरिकों की पहचान। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ अंतर्निहित अपेक्षाएं भी रखते हैं, है ना? जैसे अधिकार प्राप्त करने के लिए बुनियादी अधिकारों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आशा करते हैं, सहयोग और सुरक्षा की भावना की आशा करते हैं। कई सारी जो आपकी आशाएं होती हैं, राष्ट्र से नागरिक जो है अपनी अधिकारों की क्या करते हैं? कामना करते हैं, अपेक्षाएं जो है रखती हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे। सेकंड ऑप्शन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में रूस के क्रांतिकारियों ने किया था। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे 1789 में तो किया था, रूस की क्रांतिकारियों ने नहीं किया था, जबकि फ्रांस की क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। किसकी? फ्रांस की क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला वाला हो गया गलत। राष्ट्र राज्यों की सीमाएं साझा इतिहास और अनोखी संस्कृति का प्रतीक है। क्या कह रहा है कि जो आपका राष्ट्र राज्यों की सीमाएं हैं, इतिहास, अनोखी संस्कृति का प्रतीक है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, राष्ट्र राज्यों की सीमा न केवल क्षेत्रों का सीमांकन करती है, बल्कि इतिहास को भी दर्शाती है, सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी जानी जाती है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला तो सही कह रहा है, केवल सी ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला गलत है। लोकतांत्रिक अधिकारों का दायरा सबसे पहले 1789 में तो 1789 में किया गया था, लेकिन फ्रांस की क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकता के संबंध में सत्य है। भारतीय नागरिकता के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 6 से 10 जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अनुच्छेद 6 से 10 भारतीय नागरिकता से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1965 भारतीय नागरिकता की, आगे भी और भी होगा, लेकिन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1965 तो नहीं होगा, है ना? नागरिकता अधिनियम 1955 होना चाहिए। चलिए बाकी बात पढ़ लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता की शर्तों को रेखांकित यह जो है करता है। ये तो ऑप्शन गलत था, 1965 नहीं बल्कि 1955 हमने बिल्कुल सही आपको बता दिया है। सी कहता है, संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीके का उल्लेख है। 6 तरीके का उल्लेख मिलता है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो 6 तरीके का नहीं मिलता है। कौन कौन से मिलता है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, और किस आधार पर? आपके देशीकरण के आधार पर, और आपका कौन सा है? क्षेत्र समावेशन के आधार पर। तो कितना हो गया? आप बताइए कितना हो गया? आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 और आपका 5। तो भाई संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीके नहीं है, 5 तरीके हैं। तो सी वाला भी गलत हो गया। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो 25 और 26 से क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, आर्टिकल 29 और 30 जो है आपके धार्मिक और भाषाई अधिकारों से संबंधित है। डी ऑप्शन भी गलत है, इसीलिए केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था, बाकी ऑप्शन गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टी.एच. मार्शल से संबंधित कथनों पर विचार करें। टी.एच. मार्शल से संबंधित कथनों पर विचार क्या करना है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात की जाए। जैसे नागरिक अधिकार जो किसी व्यक्ति की जीवन,
स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा जो है करते हैं। नागरिक अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करते हैं, करेक्ट है। दूसरा कहता है राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने को सशक्त बनाते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक अधिकार शिक्षा, रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, इस प्रकार नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम भी बनाते हैं। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही हैं। भाई जो नागरिक अधिकार है किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। सामाजिक अधिकार शिक्षा, रोजगार जैसे पहुंच सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों को सम्मानजनक जीने के लिए भी सक्षम बनाते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर बी रहेगा। तीनों ऑप्शन भाई यहाँ पर करेक्ट है, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। आर्टिकल 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो भाई 2 श्रेणियों में आर्टिकल 1 के अनुसार बांटा जा सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, 2 श्रेणियों में नहीं बल्कि 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब 3 श्रेणियों में कैसे बांटा जाता है? राज्यों के क्षेत्रों में बांटा जाता है, संघ क्षेत्रों में बांटा जाता है और आपका ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी भारत सरकार के द्वारा अधिकृत ना किए गए हों, ऐसे क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जो अधिकृत ना किए गए हों, अधिकृत ना किए गए हों, उनमें भी बांटा जा सकता है। तो 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, इसलिए पहला वाला हो गया गलत। 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आपका ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? सी वाले पे गएंगे भाई, पहला तो गलत है क्योंकि दूसरा वाला तो यहाँ पर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण में पहला अभिकथन ये कहता है कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारत संघ में शामिल जो है कर सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है? जो संसद है नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति कर सकती है। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर होती है। तो आपका अभिकथन तो आपका सही है। कारण और देखते हैं। कारण कहता है कि आर्टिकल 2 में उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है प्रवेश और गठन से संबंधित है। तो वही कारण भी सही कहता है और यहां पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, आर्टिकल 3 क्या कहता है? क्या आर्टिकल 3 कहता है भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है। भारत सरकार ने दूसरी भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति कब की? तो भारत सरकार के द्वारा जो आपकी सेकेंड वाली भाषाई प्रांत आयोग की जो नियुक्ति है वो कब की गई थी? दिसंबर 1948 में की गई थी। दिसंबर 1948 में जो है की गई थी, एस के धर की अध्यक्षता में। किसकी धर की अध्यक्षता में? एस के धर की अध्यक्षता में जो है की गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। क्या विचार करना है? 1967 में 1967 में पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो 1967 में किया गया, तो आप कहेंगे नहीं भाई 1967 में नहीं किया गया था, बल्कि 1966 में पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य में और हिंदी भाषी क्षेत्र को कब किया गया था? हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है कि सहाय आयोग की सिफारिश पर भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन जो है किया गया था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन केवल बी वाला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पर आपका गलत है, याद रखिएगा पहला वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राज्यों के गठन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इन चारों में से एक गलत ऑप्शन है, उसका चयन करना है। जैसे बात क्या है, 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को पृथक करके 2 राज्यों को विभक्त किया गया था। अब 2 राज्य कौन कौन से? आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात। कौन से थे? महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का निर्माण 1960 में द्विभाषी राज्य के रूप में किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। तो गोवा दमन द्वीप पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में अधिकृत किया गया। गोवा दमन द्वीप को 1961 में कब किया गया था? 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से जो है तीनों क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। करेक्ट है। गुजरात भारतीय संघ का 16वां राज्य है। गुजरात 16वां राज्य है क्या? तो आप कहेंगे जो गुजरात है वो 16वां राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो गोवा कौन से राज्य में आता है? आपको ही बता सकता है, कमेंट करके मुझे बताओ। गलत है, ये गलत है। गोवा भारतीय संघ का कौन से नंबर का राज्य था? मुझे कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। देखो पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना पानी में है ना।
यार फिर आप लोग बोलोगे सर बताते नहीं हो, चलो बता देते हैं। 15वां राज्य की श्रेणी में आता है। कौन सा? 15वां राज्य की श्रेणी में आता है। 1987 में दमनदीप को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमनदीप को जो है आपका केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। ए बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत था, जबकि ए बी डी ऑप्शन सही थी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो जैसे कि हमने बताया, जितनी भी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे आपकी मेक आईएएस की हो गया, दृष्टि की हो गया, ध्येय की हो गया, संस्कृति आईएएस, जीएस1, इन सभी की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ जो है हमारे ऐप पर मिल जाती है, यूपीएससी नेट पर, जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया है। वहां से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। पीडीएफ जो है आपकी प्रिंट आउट भी जो है निकलवा सकते हो। प्रिंट आउट के अलावा अगर बात की जाए, विद सॉल्यूशन की मिलती है। ये सबसे बढ़िया बात है आपके लिए। विद सॉल्यूशंस के आप जो है आप अपने ऑफलाइन भी लगा सकते हो। तो ऑनलाइन देखने के बाद ऑफलाइन भी आप जो है लगा सकते हो। तो एक बार जरूर ऐप पे जाके टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम में अभी काफी समय है, तो एग्जाम में काफी समय है, तो क्या होगा कि आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे और टेस्ट पे आप जो है लगा पाओगे। साथ में यूपी पीसीएस को ही ध्यान में रखते हुए मल्टीपल हम कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं। उन कोर्सेसों को भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे विचार की जाए, भारत में महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। भारत में पहला राज्य महाराष्ट्र था, आप कहेंगे नहीं। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था, तो आप कहेंगे गलत हो गया। दूसरा, संयुक्त प्रांत का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया, अभी बताया मैंने, सही है। दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। 17वें में नहीं किया गया था, बल्कि 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया था। तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका कौन सा सही है? केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। फजल अली आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? फजल अली आयोग के संबंध में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, बात की जा रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन आता है के एम पडिक्कर एवं एस के धर। तो एम पडिक्कर शामिल थे, एच एन कुंजरू भी शामिल थे, एस के धर, तीसरा ऑप्शन आता है एस के धर। तो आप कहेंगे ये शामिल नहीं थे, जबकि एच एन कुंवर, एस के धर, एच एन कुंजरू शामिल थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला रहेगा, एस के धर इसमें शामिल जो है नहीं थे, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1947 में सिक्किम भारत का शाही राज्य था और जहां ब्रिटिश का शासन था। क्या ये सही है? 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां पर चौगियाल का शासन था, ब्रिटिश का शासन नहीं था। किसका शासन था? चौगियाल का शासन था। तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को एक संबंध राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा कहता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में क्रमशः नए राज्यों के रूप में मान्यता जो है दी गई थी। तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ को 26वें, उत्तराखंड को 27वें और झारखंड को 28वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर अभिकथन कारण कहता है, भारत के संघ राज क्षेत्र के क्षेत्र, सीमा और नाम आदि के संदर्भ में यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक को वापस नहीं भेजता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि राज्यों की स्वीकृति मानना, भेजना, ना भेजना सब कोई वो नहीं है, इसका कोई महत्व ज्यादा हो। कारण कहता है कि यदि वह चाहे तो अपने विशेष बहुमत से राज्य के विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर उसके भूभाग या आदि में नाम बदल सकती है। तो विशेष बहुमत में क्यों जाना है, साधारण सही हो जाता है ना। तो आप कहेंगे कारण गलत है, अभिकथन सही। तो आप कहेंगे अभिकथन ए सही है, किंतु कारण ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं जिन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, सिविल और राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा कहता है कि विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। केवल राजनीतिक अधिकार, तो यह भी गलत हो गया। कहेंगे पहला वाला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। अब विदेशी ना दो श्रेणी में आते हैं, एक विदेशी मित्र की श्रेणी में आते हैं, एक विदेशी शत्रु की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर कौन से विदेशी की बात की जा रही है, ये तो पता ही नहीं है। अब विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध होते हैं, विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनसे भारत के साथ युद्ध चल रहा होता है, कम अधिकार होते हैं, गिरफ्तारी नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं देखा जाता है। तो ये सभी चीजें अलग अलग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिक बनने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। भारत की नागरिकता बनने के लिए एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन वह बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया। बिल्कुल बात ठीक है, हो सकता है। दूसरा कहता है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा है। ये भी ठीक है, भारत के नागरिक बन सकते हैं। संविधान लागू होने के 10 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। बिल्कुल बात ठीक है, ये बन सकता है। तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता है। अपने प्रवेशन की तिथि से सामान्यतः भारत में निवास किया हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बन सकता है। संविधान लागू होने के 10 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, याद रखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। नागरिकता की अर्जन और समाप्ति के बारे में ऐसा कौन सा आपका संशोधन अधिनियम है जो उपबंध करता है। आप कहेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं कथनों पर। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है। तो हमने आपको 5 शर्तें अभी बताई थी, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र का समामिलन या क्षेत्र समाविष्टि। तो आप कहेंगे पहला करेक्ट हो गया। आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता अर्जन और समाप्ति के विषयों के संबंध में संसद विधि बना सकती है। तो आर्टिकल 9 में बात है कि 11 में बात है। तो आप कहेंगे भाई अनुच्छेद 11 में की गई है अर्जन और समाप्ति के बारे में, ना कि 9 में। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्रावधान है और एक तरफ अनुच्छेद है, कौन सा प्रावधान किस आर्टिकल से संबंधित है। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार किस आर्टिकल में है। पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार की बात किया है, तो आर्टिकल आपका कौन सा रहेगा। आप कहेंगे आर्टिकल 7 है। कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। आप कहेंगे आर्टिकल 6 आएगा। नागरिकता अधिकारों की निरंतरता किसके बारे में बात किया गई है। आर्टिकल 10 के बारे में। और संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना, आर्टिकल किस में बात की गई है। आर्टिकल 11 में। ऑप्शन यहां पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का 4। हालांकि मैंने सभी ऑप्शन सामने लिख दिए हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार भारत के नागरिक के रूप में, पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार भारत के नागरिक के रूप में क्या बात की जा रही है। नागरिक के रूप में निम्नलिखित में से किस एक अयोग्यता के आधार पर पंजीकृत नहीं कर सकती है। तो केंद्र सरकार नागरिकता के किस अयोग्यता के आधार पर पंजीकृत नहीं कर सकती बात की जा रही है। ये ऑप्शन कहता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, ये तो कर सकती है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश से अन्यत्र रहा हो, ये भी ठीक है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, पंजीकृत हो, ये भी कर सकती है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 10 वर्ष भारत में रहा हो, आप कहेंगे पंजीकृत नहीं कर सकती है। पंजीकृत जो है नहीं कर सकती है। यहां पर ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन कहता है, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक बालिग एवं नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। भाई बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जब कोई व्यक्तिगत नागरिकता का परित्याग करेगा तो उसका प्रत्येक व्यक्ति का जो नाबालिग बच्चा है वह क्या होगा, वह नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन जो बालिग है वो क्या करेगा, भाई बालिग तो रह सकता है ना। तो नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। और जब नाबालिग बच्चा 18 वर्ष की उम्र का हो जाएगा तो वह भारत की नागरिकता को प्राप्त जो है कर सकता है। लेकिन बालिग बच्चे के केस में ऐसा नहीं होगा। पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है, यदि कोई नागरिक अपनी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से त्याग करने की घोषणा करता है, ठीक बात है, तब वह भारत में युद्ध में व्यस्त है और केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को स्वीकृति नहीं कर सकती। भाई बिल्कुल बात ठीक है कि भाई कह रहा है कि भारत, मान लो कोई भी नागरिक है स्वैच्छिक रूप से अपनी नागरिकता को त्याग कर रहा है, लेकिन भारत उस समय किसी युद्ध में व्यस्त है, तो केंद्र सरकार चाहेगी कि उस पंजीकरण को अभी स्वीकृति ना दे, होल्ड पे रख देगी, है ना। तो ऐसा कर सकती है। जब युद्ध समाप्त होगा, स्वीकृति ना स्वीकृति देने की बात तब बाद में देखी जाएगी। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा।
केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि, कौन सा ऑप्शन सही है, यदि, क्या कह रहा है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया है। बिल्कुल बात ठीक है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 1 वर्ष की कैद हो गई है, तो 1 वर्ष की कैद नहीं होती है, 5 वर्ष के दौरान नागरिक किसी देश में 2 वर्ष की अगर कैद में रहा है या रखेगा तब वह होगा। तो दूसरा गलत हो गया। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तब भी वह बर्खास्त करने की लायक हो सकता है, तो तीसरा वाला भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। क्वेश्चन, भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर किसकी अध्यक्षता पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? भारतीय डायस्पोरा पर एक अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का जो गठन है एल एम सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति की अध्यक्षता में किया था सन 2000 में। तो किया गया था सन 2000 में किया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। सार्वभौमिक नागरिकता सामान्यता प्रवासन, शरणार्थियों और राज्यविहीन लोगों के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणा है। ठीक बात है। दूसरा कहता है कि वैश्विक नागरिकता वैश्विक स्तर पर अधिकारों और उत्तरदायित्व की मान्यता को धारण करती है। तो दूसरा भी करेक्ट है, तो आप कहेंगे डी रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है नागरिकता के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से भारत नागरिकता के संबंध में उपबंध थी। संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से नागरिकता के लिए उपबंध थे, किसमें थे? तो आप कहेंगे अधिवास के आधार पर। बिल्कुल बात ठीक है। पाकिस्तान से आए वहां के गए व्यक्तियों के लिए, बिल्कुल ठीक है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, ठीक है। तो आप कहेंगे नागरिकता के संविधान में प्रारंभ, नागरिकता के उपबंध में, तीनों ठीक है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3 डी ऑप्शन करेक्ट है। अधिवास के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो डोमिसाइल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, इसके बारे में बात की जा रही है। डोमिसाइल के बारे में अगर बात की जाए, अधिवास किसी देश की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अधिवास किसी देश की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है, तो आप कहेंगे ये तो करेक्ट लिखा है। भारत के संविधान में इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई। बिल्कुल बात ठीक है, शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। सामान्यतः व्यक्ति के उस आवास से होता है जहां वह स्थायी आधार पर रहने का इरादा करता है। स्थायी आवास जहां वह अनिश्चित काल के लिए रहने का इरादा हो, तो वह 2 प्रमुख तत्व होते हैं। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे भाई डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो गलत हो, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूलभूत सुविधाएं एवं सुरक्षाएं देते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। अधिकार मूल रूप से एक व्यक्ति को अन्य साथियों, समाज और सरकार पर आधिपत्य का एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन डी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस अनुच्छेद के तहत जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती? किस आर्टिकल के तहत की जा रही है बात? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 9 में कहा जा रहा है, अनुच्छेद 9 में क्या कह रहा है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। कहाँ की? भारत की, याद रखेगा, है ना, भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है? भाई यहां भी पढ़ लिया करो क्या लिखा है ना, ये बड़ा वो हो जाता है, गलती हो जाती है। असत्य मतलब गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान का रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान का है क्या? बताइए भाई, सबसे बड़ा ब्रिटेन के संविधान का है, तो आप कहेंगे नहीं। वैसे तो भारत संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो कि अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। तीसरा तो सही है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकारों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन ठीक है। अब पहला क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत का संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान का है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों? भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। ऑप्शन कहेंगे डी रहेगा, पहला वाला गलत है। ब्रिटेन के संविधान नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, याद रखेगा। अब तुम कहोगे उस समय तो उसी ने बनाया था, वो अलग बात है, पर क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो वो गलत है। निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही है? अभिकथन ये कहता है बहुधर्मावली भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म, बहुधर्मों का समाज है जिसमें से प्रत्येक धर्म के प्रति सम्मान, आदर,
सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है, सभी को पता है। कारण कहता है किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संविधान सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त, किसी कोई भी धर्म हो, लेकिन धर्म की तुलना में अगर संवैधानिक सर्वोच्चता की बात किया है तो सर्वोपरि होगा। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, आप प्राप्त करना है ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। अब ध्यान से सुनना और पढ़ना है, क्योंकि इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। कहां देना है? कमेंट में देना है, क्योंकि आप लोग भी देते रहिएगा, है ना। पहला कहता है इसमें 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। ठीक है। दूसरा कहता है मेघालय अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक करके बनाया गया। बिल्कुल ठीक है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को मूलतः पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों ऑप्शनों में एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है ना, जो गलत है। केवल एक ऑप्शन है, इतना मैंने आपको बता दिया, ए ऑप्शन रहेगा, केवल एक ऑप्शन गलत है। लेकिन ऑप्शन कौन सा गलत है तो आपको कमेंट करके कैसे बताना है, 30 का 1, 2 या 3 में से कौन सा ऑप्शन गलत है मुझे बताइए। देखो बताना है, ऐसा नहीं है कि बताओ ही ना, कम से कम कमेंट करके इतना तो बता ही सकते हो, आपको गलत सही जो भी हो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा छीनी जा सकती है। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार किसके द्वारा छीनी जा सकती है? संसद के द्वारा छीनी जा सकती है। किसके? संसद के द्वारा छीनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी अहर्ता जो है विहित कर सकता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 16 में कहा गया है किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए रोजगार के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को बना सकता है। तो आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। मूल अधिकारों के बारे में, ये सीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। भाई सीमित कैसे नहीं है? असीमित नहीं है। क्या है? सीमित नहीं असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत हो गया। दूसरा कहते हैं व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, व्यक्तिगत अधिकार और पूरे समाज के बीच में संतुलन कायम करते हैं। तीसरा कहता है इन अधिकारों का तात्पर्य सामाजिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से आपका आता है, ना कि सामाजिक अधिकारों की उन्नति से। तो आप कहेंगे केवल दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पहला और तीसरा ऑप्शन का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि संविधान के भाग 3 और 4 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। केवल भारत के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ना कि 4 को। तो गलत हो गया। दूसरा कहता है पूरे विश्व में मूल अधिकारों के संबंध में सर्वाधिक विस्तृत विवरण हमारे संविधान में ही प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है। जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं पूरे विश्व के संविधानों में सबसे ज्यादा अधिकारों के बारे में क्लियर रूप से भारत में कहा गया है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। इनमें से क्या क्या सम्मिलित है आर्टिकल 1 के अनुसार? तो आप कहेंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, अर्जित किए गए क्षेत्र शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस नवीनतम राज्य संघ को जोड़ा गया था वह कौन सा है? तो आप कहेंगे सिक्किम को जोड़ा गया है। किसको? सिक्किम को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा आप कहेंगे सिक्किम राज्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम, डी ऑप्शन करेक्ट। आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस समय राय व्यक्त करने के लिए भेजे जाने पर राज्य विधानमंडल के द्वारा व्यक्त विचार कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे जो व्यक्त विचार होंगे राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। जब कोई आपका जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया जाता है राष्ट्रपति या संसद के पास, तो फिर वह बाध्यकारी नहीं होता कि उसको कब उस पर निर्णय देना है कब नहीं देना है, वो फिर उस पर ही डिपेंड करता है। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? जैसे बात की जाए तो बात की जाए कि अभिकथन बेरूवाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरिम करने के लिए संविधान में 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा किया गया था। कारण कहता है कि संविधान में भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या अंतरिम करने के लिए कोई उपबंध नहीं था। बिल्कुल बात ठीक है। तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही यहाँ पर की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान में भारत अर्थात इंडिया के नाम का एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि भारत अर्थात इंडिया का नाम जो है एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार किया। क्यों?
क्योंकि भारत देश की एकता और अखंडता की चेतना की प्रथम व्यक्ति थी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इसका नाम इंडिया था। सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते इंडिया के नाम से किए गए थे, इसलिए भारत अर्थात इंडिया का नाम जो है रखा गया है। तीनों ऑप्शन इसके बारे में सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाता है? आपकी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार अगर निजी भवन, आपके प्राइवेट, आपका घर है, वहां प्राइवेट बिल्डिंग है, उसके ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस नागरिक का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में माना जाता है? आप कहेंगे आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में। आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में माना जाता है। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 ए के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स है हमारे। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के संदर्भ में किस तिथि को अधिनियमित किया गया था? तो यह कह रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में जो है एक्ट कब किस तिथि को अधिनियमित किया गया था? आप कहेंगे 12 दिसंबर 2019 को। ये डेट आ सकती है, 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी और यह अधिनियम बन गया था। प्रायः उत्तर प्रदेश को विभाजित कर एक नए राज्य की स्थापना की मांग विभिन्न संगठनों के द्वारा की जाती रहती है, जो कि संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है? तो इनमें से राज्य विधानमंडल में कानून पारित करके नहीं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके नहीं, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। आप कहेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश से अगर उत्तर प्रदेश को राज्यों के निर्माण करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 3 में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 3 में आता है और संघीय संसद का है विषय। किसका है? संसद का विषय है। और ये राज्यपाल राज्य विधानसभा की बात की जा रही है, तो डी ऑप्शन पे कहेंगे भैया इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निम्नलिखित किस भाग का सर्वाधिक अलौकिक भाग बताया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग 3 को याद रखेगा। भाग 3 कौन सा है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग बताया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। भाग 3 और 4 मूल स्रोत उद्देश्य का है, बिल्कुल ठीक कही जा रही है। भाग 3 और 4 संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? तो यहां पर 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपके बी वाला सही हो जाएगा। भाग 3 और 4 के बारे में तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 का जो लोप है किस संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 31 का लोप मतलब कि इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। किस अधिनियम के? संशोधन अधिनियम के तहत। तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसका जो विलोपन है वो कर दिया गया है, जो संपत्ति की अर्जित करने की धारणा और बेचने के अधिकारों में समाविष्ट था। संविधान के तहत भारतीय संघ या राज्य क्षेत्रों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो संविधान के तहत भारतीय संघ या राज्य क्षेत्रों को आप कहेंगे चार भागों में। कितने? 4 भागों में वर्गीकृत जो है किया गया था, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश 1972 में गठित नहीं हुआ था? 1972 में गठित नहीं हुआ कह रहा है, तो मेघालय। याद रखो, सुनो, मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ये आपके 1972 में गठित जो है किए गए थे। अब इनमें से कौन सा है? आप कहेंगे मिजोरम। मिजोरम कब किया गया था? मिजोरम का 1987 1987 में। क्या रखेगा? मिजोरम वाला ऑप्शन कहेंगे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? जैसे बात किया, छत्तीसगढ़ 7 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तराखंड 8 नवंबर 2000 को अस्तित्व में, 8 नवंबर को नहीं आया था, ये तो 9 नवंबर को आया था, है ना, 9 नवंबर को आया था। चलिए झारखंड की बात किया है, झारखंड भी 15 नवंबर को आया था और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को आया था और यहां पर तेलंगाना 2 जून 2024 को आया था। तो ऑप्शन यहां पर आपका केवल डी वाला सही है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन गलत थे, है ना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, जबकि तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। तो बाकी ऑप्शन यहां पर गलत थे, केवल डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद में कानून द्वारा संभव नहीं है? आर्टिकल 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन शामिल संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी शामिल है, राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन शामिल है, जबकि नए राज्यों का परिवेश की बात किया है। आर्टिकल आप कहेंगे 3 के तहत नहीं आएंगे। किसके तहत आएंगे? आर्टिकल 2 के तहत आते हैं, तभी तो यह संभव नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक करने या कर सकने का अधिकार दिया गया है।
तो क्या कह रहा है, सब किसी संघ के तहत पृथक करने का अधिकार दिया गया है। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है। भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। तो केवल सी वाला रहेगा ऑप्शन सही है, जबकि यहां पर जो है पहला गलत था। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश चाहे कि अलग अपना देश बन जाए तो बन सकता है क्या? अधिकार नहीं है, अपराध माना जाएगा, याद रखेगा, है ना। 51 क्वेश्चन की बात किया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। गलत ऑप्शन कौन सा है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ केवल परमादेश जारी किया जा सकता है, केवल परमादेश जारी किया जा सकता है। आप कहेंगे भैया गलत है। भारत में सांसदों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि विधायकों को नहीं है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 361 का के मतलब क्लोज हुआ का के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त दिए गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, दिए गए। पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, आप कहेंगे ए रहेगा, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है ना। क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार है कि कौन सा ऑप्शन सही है, विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिषेध किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। जो प्रतिषेध होता है वो किसी भी अर्धन्यायिक या न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्या कहता है, उत्प्रेषण विधायिका कार्यपालिका किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। अरे भैया, उत्प्रेषण किसी विशिष्ट न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक का निकाय को अपनी अधिकारता का उल्लंघन अगर कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका थोड़ी ना आ जाएगी, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सिफारिश दी थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जाना चाहिए। किसने सिफारिश की कि अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जाना चाहिए? तो आप कहेंगे बी एन राव के द्वारा। किसने? बी एन राव ने कहा था कि अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। तो फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठन तो किया गया था, लेकिन इसने सिफारिशें की थी। क्या सिफारिशें की थी? कि 14 राज्य होने चाहिए, 6 संघ राज्य क्षेत्र होने चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इन चारों में एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये तो सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी करेक्ट है। दमन द्वीप को भारत के संविधान में 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी करेक्ट है। दादर नगर हवेली को 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत था। तो भाई फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतर्गत नहीं था, पुर्तगाली उपनिवेश के अंतर्गत था। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, बाकी ए बी सी सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। बात की जा रही है मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक 1973 में पड़ा, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। 1987 में गोवा दमन द्वीप को अलग किया गया था, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश को 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1967 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बंबई को अधिनियम 1960 के अंतर्गत किया गया था, ना कि 1967 के अंतर्गत। तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला यहां पर भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, गलत इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो वर्ष 1946 में संविधान सभा के एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 1946 में की गई थी क्या? आप कहेंगे 1948 में की गई थी। 1948 में एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की जो है नियुक्ति को किया गया था। जेपी समती कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो आप कहेंगे ये तो करेक्ट है। तो पहला वाला यहां पर रहेगा गलत, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि भारतीय नागरिकता का जो अंत मतलब लोप है किस प्रकार से हो सकता है। भाई भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तब लोप हो जाएगा, नागरिकता का खुद त्यागने पर आ जाए तब लोप हो जाएगा, सरकार के द्वारा वंचित कर दिया जाए तब लोप हो जाएगा। तो आप कहेंगे उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नागरिकता के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान में पाकिस्तान से संबंधित नागरिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पाकिस्तान की नागरिकता से संबंधित कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पाकिस्तान को भारत से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 6 में उपबंधित है। आर्टिकल 6 में है क्या? तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 7 में है। किसमें है? आर्टिकल 7 में है, तो गलत हो गया। पाकिस्तान से प्रव्रजित करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 7 में उपबंधित है। तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले
कुछ व्यक्तियों के अधिकार किसमें है? आप कहेंगे आर्टिकल किसमें है? 6 में है ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने युग्म यहाँ पर सही है? कितने युग्म यहाँ पर सही है? तो हम कहेंगे नागालैंड 371 ए, मणिपुर 371 सी, तेलंगाना 371 डी और गोवा 371 में जो है अनुच्छेद नहीं है, सब आर्टिकल हैं, इन सब आर्टिकलों में रखे गए। तो आप कहेंगे चारों युग्म यहाँ पर जो है सही मिलान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है किसे माना जाता है? भाई मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाएगा? आप खुद दिमाग लगाओ। सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायालय को फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 के तहत और आपका उच्च न्यायालय आर्टिकल 226, आप यहां पे लिख दो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है आपका आपके 226 के तहत संविधान के अधिकारों की रक्षा जो है नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में करता है। अनुच्छेद 12 और 35, अनुच्छेद 12 से 35 में कौन सा मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाई 12 से 35 में कौन से अधिकारों का वर्णन किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल बात ठीक है ना? 1235 भाग 3 के अंतर्गत सभी अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में आते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें सही है? चलिए बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों को राज्य की कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। राज्यों के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय बाध्य योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है, ये भी ठीक है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन मौलिक अधिकारों के बारे में सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जा सकती है, बिल्कुल बात ठीक है ना? क्योंकि जो अधिकार है अमेरिका से की जा सकती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या विचार करना है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि निर्वाचित सरकार स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हम कहेंगे भैया दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं कि शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग के द्वारा उसका निरोध शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। कह रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्ट जो है पृथक्करण से है, शक्तियों के पृथक्करण से। तो आप कहेंगे पहला वाला करेक्ट है। किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण के द्वारा ही नियत होती है, तो दूसरा भी सही है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विषय के साथ किया गया समझौता कहा है? तो आप कहेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा ये वाक्य जो है कहे गए। ये हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और शब्द विषय के साथ किया गया समझौता है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपत्ति के अधिकारों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई संपत्ति के अधिकारों के बारे में यह एक संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। यह एक वैधानिक अधिकार है, ये भी ठीक है। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। कैसा है? मौलिक अधिकार नहीं है, करेक्ट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद मौलिक अधिकार नहीं रहा। भाई 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो चौथा गलत है। केवल 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार क्या करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार कर लेते हैं कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल से भांति है। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल के भांति है? आप कहेंगे बिल की भांति नहीं है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के पूरक के रूप में सुनिश्चित किया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो केवल आपका दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला गलत है, क्योंकि आयरलैंड से यह जो है लिए गए हैं। कहां के? नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कानून का अधिराज्य का तात्पर्य क्या है? भाई कानून अधिराज्य का तात्पर्य क्या है? आप कहेंगे सभी के लिए कानून, सभी के लिए न्यायतंत्र, देश के कानून के समझ, सभी नागरिकों की समानता। तो कानून के अधिराज्य तीनों ही सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण, और अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसकी बात की जा रही है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल बात ठीक है, भिन्न व्यवहार कर सकता है।
कारण कहता है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित जो है की जाएगी। तो आप कहेंगे ये भी ठीक बात है। तो ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए जो है असमानताएं लाई जा सकती हैं, उनको अधिकार अलग दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार आता है। बिल्कुल बात ठीक है। सतवंत सिंह बाद में विदेश यात्रा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे करेंगे हम सही है। आर्टिकल 21 में आती है। मृत्यु दंड के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। मृत्यु दंड के बारे में आर्टिकल 21 के तहत उल्लंघनकारी इसको नहीं माना गया है, तो बी ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। इनमें से चारों में कौन सा गलत है बात की जा रही है। तो के एम मुंशी संविधान का प्रारूप समिति बनाने वाली समिति के सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा पंचायती राज की स्तुति से संबंधित है, करेक्ट है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, अरे भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट होता है। आप कहेंगे डी ऑप्शन गलत है। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बात की जाए। तो यहां पर हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन यहां पर पूछ रहा है सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए ऑप्शन कौन सा सही है देख लेते हैं। तो सेवा की अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ने प्रारंभ की थी, करेक्ट है। दूसरा कहता है सेवा के अधिकार को सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भाई सेवा का अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य नहीं है। पहला राज्य कौन सा था, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश पहला राज्य था और बिहार आपका दूसरा राज्य था, है ना। मध्य प्रदेश पहला रास्ता, बिहार दूसरा रास्ता, तो तीसरा वाला गलत है। बिहार राज्य में सेवा का अधिकार 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था, तो आप कहेंगे ये तो और भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 4 सही है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। कौन सा है, 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत था। तो आज हमने यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से 75 क्वेश्चनों को जो है लगाया हुआ है, क्योंकि मेक आईएएस में 75 क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, और इस ऐप पर आपको जो है टेस्ट सीरीज सभी मिल जाती है, चाहे वो मेक आईएएस की हो, संस्कृति की हो, ध्येय की हो, दृष्टि की हो, जीएस वर्ल्ड की, सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाती है विद सॉल्यूशन के माध्यम से। तो सभी टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके, सॉल्यूशन डाउनलोड करके, प्रिंट आउट वगैरह जो है आप निकलवा सकते हो। तो ऐप पर चले जाना है, ज्वाइन कर लेना है। कोई परेशानी, कोई समस्या आए तो कॉल भी कर लेना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली आपकी टेस्ट सीरीज आती हैं, उनको आप जो है देख सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।